चलो, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, कुछ किए भी हुए हैं। जैसे पहला कंसेप्ट है हॉइस्टिंग है। अब हॉइस्टिंग कंसेप्ट क्या होता है ये समझना है। अब ये कर रखा है हमने ऑलरेडी, जब हमने स्टार्टिंग में लेट और वैर के कंसेप्ट्स को समझा था, जहाँ हमने ये डिफाइन किया था कि वैर का मतलब था ग्लोबल वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। अब नॉर्मली वैर टाइप के वेरिएबल्स में जो हमने चीज़ें पढ़ी थी कि अगर एक फंक्शन ना हो, तो हमने पढ़ा था कि लेट्स से अगर मैं एक वैर से वेरिएबल डिफाइन करता हूँ डेटा विद अ वैल्यू ऑफ 10, तो ये डेटा को मैं यूज़ कहाँ कर सकता हूँ? डिक्लेरेशन से पहले भी मैं इस डेटा का यूज़ कर पाऊँगा। तो कंसोल डॉट लॉग अगर डेटा कर रहा हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, वो अलग बात है। फिलहाल आपने वैल्यू डिफाइन नहीं कर रखी, तो वैल्यू क्या आएगी? अनडिफाइंड। इस कंसेप्ट में एग्जैक्टली ये हुआ था कि उसने प्रोग्राम ने एग्जैक्टली पहले ही देखा कि वैर वेरिएबल्स के कितने वेरिएबल्स डिफाइन है। सो वैर वेरिएबल से कितने वेरिएबल डिफाइन है, उन वेरिएबल्स को ग्लोबली पहले ही क्या कर देगा? डिफाइन कर देगा, ताकि उससे पहले आप उन वेरिएबल्स को अगर यूज़ करना चाहो तो वो यूज़ कर पाओ। तो होस्टिंग बेसिकली क्या है? इज अ जावास्क्रिप्ट बिहेवियर, जहाँ हम ये कह रहे हैं वेरिएबल्स एंड फंक्शन डेक्लेरेशंस आर कंसेप्चुअली मूव टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप है। यहाँ फंक्शन में भी हमने सेम चीज़ देखी थी। फंक्शन में तो फिर भी था कि अगर आपने एक फंक्शन बाद में, रेगुलर फंक्शन बाद में बनाया है, तो आप इसे पहले भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशंस मतलब अ काइंड ऑफ डिक्लेरेशन कि ऐसा एक फंक्शन डिफाइन होगा होगा तो आप कॉल करना चाहो तो कॉल कर सकते हो। प्लस वेरिएबल्स की डेफिनेशन वो भी क्या होती है? पहले डिफाइन होती है। सो वेरिएबल और फंक्शन की डेक्लेरेशंस नॉर्मली स्कोप लेवल पे डायरेक्टली क्या डिफाइन कर देते हैं। अब स्कोप लेवल का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर कोई वैर वेरिएबल बना रहा हूँ, वैर टेस्ट, वैर कोड, और ये वेरिएबल मैं कहाँ बना रहा हूँ वो समझना। मैंने कोड बाद में बनाया विद द वैल्यू कॉल्ड 10 को। अब पहली चीज़ तो हमने कहा कि अगर आप कंसोल डॉट लॉग फंक्शन के बाद कोड को प्रिंट करोगे, कोड की वैल्यू क्या होगी? फिलहाल तो कुछ भी नहीं आएगी। सो मैं एक नया पेज बना देता हूँ। ठीक है, फिलहाल हमने वेरिएबल को पहले डिफाइन किया, ठीक है, कोड को पहले डिफाइन किया। ठीक है, अब इस केस में देखो, नेक्स्ट केस में कंसेप्ट 2 में जो लाइन नंबर 2 हमारी थी, जहां हमने कोड वेरिएबल को सिंपल डिफाइन किया था, ये वाले में, इस केस में तो उसने क्या किया? कंसोल डॉट लॉग डेटा, डेटा को प्रिंट कर दिया, वो अलग बात है। डेटा की वैल्यू क्या रही? अनडिफाइंड था, तो इसीलिए प्रिंट में क्या आ रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है। फिर सेकंड केस में उसने कहा रेफरेंस एरर, कोड इज नॉट डिफाइंड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टेस्ट वाला वेरी फंक्शन आपने कॉल किया, टेस्ट फंक्शन कॉल हुआ, कोड वेरिएबल डिफाइन हुआ, लेकिन बाद में आपने कंसोल डॉट लॉग कर रखा है, एरर यहाँ पर आ रही है, सीधा एरर लाइन नंबर वॉट 13 पर है। वो कह रहा है कोड नाम से कोई वेरिएबल डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल डिफाइन हुआ वैर से भी डिफाइन हुआ वेरिएबल, लेकिन ये किसके अंदर है? टेस्ट फंक्शन अंदर है। तो इसका स्कोप क्या है? टेस्ट फंक्शन के ग्लोबल में। टेस्ट फंक्शन के ग्लोबल का मतलब है कि टेस्ट फंक्शन के अंदर कोई भी यूज़ करना चाहे वो पहले डिफाइन कर देगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, तो एग्जैक्टली वो क्या आएगा? अनडिफाइंड इस केस में। बट ये वाला केस तो स्टिल एरर है, क्योंकि वो वेरिएबल था का फंक्शन स्कोप के अंदर था। इस केस में एरर नहीं है, बट द वैल्यू इज व्हाट? अनडिफाइंड। आपको पता है लेट के केस में तो क्या आ जाएगा? एरर है कि इनिशियलाइज करने से पहले आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ ही नहीं कर सकते। वैर के केस में था, इसीलिए वो कह रहा है हॉइस्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या कह रहे हैं? फंक्शन की डेक्लेरेशन एंड फंक्शन की वेरिएबल्स की डेक्लेरेशन बाय डिफॉल्ट फंक्शन ग्लोबल स्कोप के अंदर, लेक्सिकल स्कोप कहते हैं हम इसे, कि स्कोप विद रिस्पेक्ट टू व्हाट द फंक्शन है। तो इस वेरिएबल का स्कोप विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन कहाँ पर हो गया? यहाँ पर हो गया। इस फंक्शन में कहीं भी यूज़ कर सकते हो आप, बाहर उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि फैतो की फंक्शन वेरिएबल किसका है? फंक्शन का अपना क्या है? लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो हॉइस्टिंग प्रॉपर्टी ने सिर्फ नॉर्मली कहा था वैर के लिए।
वैर और किसके लिए, फंक्शंस के लिए, लेकिन फंक्शन कौन से, रेगुलर फंक्शन के लिए, ठीक है। मतलब वो फंक्शन जो आप अभी मैं बताऊंगा एरो कीज, उनके लिए काम नहीं करेगा। क्लियर है। अब एरो की वाले फंक्शन को भी देखो क्या थे। एरो फंक्शंस हमने अभी तक पढ़ा, रेगुलर फंक्शन जो आपने नॉर्मल फंक्शन बनाए उन्हें हम क्या कह रहे हैं, रेगुलर फंक्शंस है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एरो फंक्शंस है। एरो फंक्शंस नॉर्मली शॉर्टकट्स के लिए लिखे जाते हैं। शॉर्टकट्स मतलब ये टेस्ट फंक्शन अगर मुझे बनाना होता तो मैं क्या लिखता, लेट टेस्ट। देखो मैं इसको इस तरह से बना सकता था, इज इक्वल्स टू व्हाट, अ फंक्शन। ये टेस्ट भी एक फंक्शन है और ये टेस्टिंग भी क्या है, एक फंक्शन है, जिसे अगर आप कॉल करोगे तो कैसे करोगे, टेस्टिंग और फंक्शन को कॉल करोगे। अब ये दोनों केसेस में ये दोनों क्या है, टेस्टिंग और टेस्ट क्या है, रेगुलर फंक्शन है। ये आपने बनाया और वो आपका क्या था, एनोनिमस। बट एरो फंक्शन के केस में क्या होगा, फंक्शन यूज एज एन एक्सप्रेशन है, दिस वन इज वॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शन, बट व्हाट इज यूज्ड एज एक्सप्रेशन है। मतलब आपने फंक्शन को एज एन एक्सप्रेशन किसी वेरिएबल की वैल्यू में क्या किया, असाइन किया, नाम है सिर्फ। सो इफ समबडी सेज कि व्हाट इज एन एक्सप्रेशन, फंक्शन यूज एज एन एक्सप्रेशन, वी नो दैट, तो कर रखा हमने, बट टर्मिनोलॉजी सिर्फ आज हम ऐड कर। अब एरो फंक्शन का नॉर्मली काम था शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, मतलब शॉर्ट हैंड फॉर राइटिंग व्हाट फंक्शन। सो लेट अनदर इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन, सो फंक्शन कीवर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है, पैरेंथेसिस, और ये फंक्शन है, किससे पता लग जाएगा, एरो इक्वल एंड व्हाट, ग्रेटर देन, सिंपल एक फंक्शन। सो कंसोल डॉट लॉग अनदर, इट इज इक्वल टू जो आपने ऊपर एनोनिमस फंक्शन बनाया, कंसोल डॉट लॉग क्या था, टेस्टिंग। और वही सेम काम यहाँ पर हो रहा है, बट आई डोंट यूज व्हाट, द कीवर्ड फंक्शन है, ये एक शॉर्टकट है। मतलब अगर मैं इसे भी कॉल कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं आ रहा, टेस्टिंग को जैसे कॉल किया टेस्टिंग, और वैसे ही क्या कॉल हो रहा है, अनदर भी कॉल हो, शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट और भी कर सकते हैं, लाइक आपने कहा लेट सम एक फंक्शन, सम एक फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा, एक्स कोमा वाई आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट, अगेन एन एरो, और मैं यहाँ से रिटर्न क्या कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई। तो सम फंक्शन कॉल करोगे, दो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, और दो आर्ग्यूमेंट का एडिशन क्या है, रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा। तो रिटर्न को मैंने कंसोल डॉट लॉग करा है, सम 3,4,3, सो आई कैन से 7 रिजल्ट आ रहा है। अब इसी का और शॉर्ट फॉर्मेट कि ये जो सम आपने बनाया, लेट्स से ऐड एक फंक्शन रिसीविंग 2 आर्ग्यूमेंट है, तो बिल्कुल सेम बना रहे हैं, एक्स कॉमा वाई, एरो फंक्शन, बट आपको करली ब्रेसेस, रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कर रहे हो तो सीधा क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू सम जो अभी आपने ऊपर बनाया। मतलब आपको रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वैल्यू आपने पास की तो फंक्शन एग्जैक्टली वो वैल्यू क्या है, रिटर्न कर देगा। 4 + 5 दिस इज व्हाट, 9 है। तो रिजल्ट इज, हमने क्या करा है, हाँ फिलहाल तो हमने एक्स प्लस वाई ही रिटर्न करवाया, सॉरी सॉरी सॉरी, किसे कॉल करना है, ऐड को कॉल करना है। सो ऐड को कॉल करते हैं, नाउ वी कैन सी रिजल्ट इज व्हाट, 9 है। शॉर्ट हैंड हो गया, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, बट हाँ करली ब्रेसेस नहीं देने। इफ यू से करली ब्रेसेस आपने डिफाइन कर दिए, करली ब्रेसेस दे दिए, तो फिर ऐड का रिजल्ट क्या है, अनडिफाइंड है। करली ब्रेसेस का मतलब है आप कुछ स्टेटमेंट राइट करो, तो फिर एक्स और प्लस वाई इज व्हाट, अ स्टेटमेंट है, इन दैट केस यू मस्ट व्हाट, रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। अब ये हमारा एरो फंक्शन थे, बट डिफरेंस क्या है एरो और रेगुलर में, पहला तो आपने पढ़ लिया शॉर्ट हैंड। दूसरा मैंने आपको अभी बताया, हॉइस्टिंग कंसेप्ट के थ्रू हमने कहा था फंक्शन और वेर, वेर कीवर्ड्स की डेक्लेरेशन ऑन टॉप ऑफ स्कोप चली जाती, एरो फंक्शंस की नहीं जाती। मतलब आपने पढ़ा देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड टेस्ट, आपने बनाया और आपने इसे पहले कॉल कर लिया, पता है कि फंक्शन रेगुलर है, तो इसका स्कोप, इसका हॉइस्टिंग के थ्रू स्कोप अपने आप कहाँ चला जाएगा, लेक्सिकल इसी स्कोप के अंदर आ जाएगा, टेस्ट के अंदर ही आ जाएगा। तो अगर मैं इसे यहाँ पर कॉल कर भी रहा हूँ तो कोई एरर नहीं है, सो वी कैन से देयर इज नो एरर, टेस्ट कॉल हो रहा प्रॉपर। ऊपर का कोड भी फिलहाल कमेंट कर देते हैं, फिलहाल ये वाला कोड है। तो आपने टेस्ट बनाया, पहले कॉल, बट ये केस एरो फंक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है।
मतलब अगर आप एक एरो फंक्शन और दूसरा हम क्या कहें फंक्शन एज एन एक्सप्रेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। देखो मैंने यहाँ पर पहले की तरह टेस्टिंग इक्वल्स टू व्हाट फंक्शन, ठीक है, एंड कंसोल डॉट लॉग क्या है टेस्टिंग कॉल्ड है। ये फंक्शन एज एन एक्सप्रेशन मैंने यूज़ किया। अब इस फंक्शन एज एन एक्सप्रेशन को भी मैं बाद में तो कॉल कर सकता हूँ, टेस्टिंग बनने के बाद कॉल कर रहे हो, कॉल हो रहा है, पहले कॉल नहीं कर पाऊंगा, सॉरी टेस्टिंग, सो पहले कॉल नहीं कर पाऊंगा। पहले ऑप्शन क्या आ गया, पहला क्यों नहीं चला ये देखो, पहला ऑप्शन तो मैंने कहा कि ये वेरिएबल हमने बनाया किससे था, लेट से था। ये वेरिएबल हमने बनाया जिसकी वैल्यू इक्वल टू क्या है फंक्शन है। हमने वेरिएबल लेट से बनाया और लेट ने तो पहले ही कहा था ना डिफाइन करने के बाद ही आप क्या करोगे यूज़ करोगे, पहले तो कर ही नहीं सकते। चलो हमने कहा वैर कर देते हैं। वैर करने से तो सिर्फ क्या होगा टेस्टिंग वेरिएबल की डिक्लेरेशन कहाँ जाएगी टॉप पे आ जाएगी, क्योंकि वैर के कीवर्ड होस्टिंग से पहले ही डाल देगा। सो टेस्टिंग वेरिएबल पहले आ गया, डिफाइन हो गया, बट व्हाट इज़ द वैल्यू हमने देखी थी, डिफाइन ज़रूर हो गया, हमने कोई वैल्यू तो दी नहीं, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज व्हाट अनडिफाइंड था। और अनडिफाइंड को आप किस तरह से कॉल कर रहे हो, एज अ फंक्शन कॉल कर रहे हो तो एरर देगा। देखो टेस्टिंग इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं है वो, क्यों, वैर कीवर्ड से होस्टिंग के थ्रू ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन पहले हो गई, बट व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू एट दैट टाइम, इट इज अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड को एज अ फंक्शन कॉल कर रहे हो तो बट ऑब्वियसली वो क्या कहेगा, टेस्टिंग की वैल्यू क्या है अनडिफाइंड, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, बाद में बना है वो फंक्शन, तो बाद में आप उसे एज अ फंक्शन यूज़ करो, उसमें कोई इशू नहीं। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। तो होस्टिंग कंसेप्ट और दूसरा हमारे पास क्या है एरो फंक्शन में। एरो फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आई, वो क्या थी कि एरो फंक्शंस के अंदर पहले दूसरा हमारा कंसेप्ट फंक्शन एज एन एक्सप्रेशन है, तो इसमें होस्टिंग अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब एरो की के फंक्शंस आपको बनाने के बाद ही क्या करने हैं कॉल करना। क्लियर? अब इसमें एक और चीज़ आती है दैट इज कॉल्ड दिस, कि दिस को हैंडल एरो फंक्शन कैसे करता है और रेगुलर फंक्शन कैसे करता है। देखो रेगुलर फंक्शन के अंदर तो क्या होता है, रेगुलर फंक्शन के अंदर दिस कौन क्रिएट करता है, आपका फंक्शन क्रिएट करता है। आपका फंक्शन मतलब आप जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हो वो अपने लिए क्या बनाएगा, एक दिस कीवर्ड बनाएगा, जिसमें वो नॉर्मली किससे रेफर करेगा, कॉलर ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, किसने मुझे कॉल किया था उसको रेफर करेगा। जबकि एरो फंक्शन ऐसा कोई भी दिस ऑपरेटर क्या है डिफाइन नहीं करता। यहाँ पर एरो फंक्शन में अगर आप दिस का यूज़ करोगे तो वो क्या ढूंढेगा, अपने स्कोप में कोई ऑब्जेक्ट को क्या सर्च करेगा, अपने स्कोप में मतलब अपने बाहर, कि क्या मेरे से बाहर कोई ऐसा वेरिएबल है जिससे दिस बनता हो, लाइक क्लास। कि जावास्क्रिप्ट में हम क्लास बनाएंगे तो हम कह सकते हैं ओके फाइन विद क्लासेस यू कैन से कि भाई एरो फंक्शन काम करेगा। मतलब जो लास्ट वाला एग्जांपल अगर आप ध्यान हो ऑब्जेक्ट्स वाला, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने ऑब्जेक्ट में एक नेम की रखी थी, ठीक है, और वैल्यू लेट्स से कॉल्ड नेम, हमने गेट नेम सॉरी सेमीकोलन नहीं कॉमा, हमने गेट नेम एक फंक्शन बनाया और ये हमने क्या रखा था एक एनोनिमस फंक्शन, और एल्स व्हाट हमने क्या दिया था इसे एक फंक्शन का नाम दिया था, लेट्स से गेट फुल नेम, रेफरेंस दिया था। हमने बाद में एक फुल नेम फंक्शन क्या डिफाइन किया था गेट फुल नेम। इसमें हमने कहा था अगर आप कंसोल डॉट लॉग कर रहे हो दिस डॉट किसे गेट नेम को, तो वह अपने आप देख लेगा कि दिस का गेट नेम का मतलब क्या है, सॉरी दिस डॉट नेम को, तो एग्जैक्टली दिस मतलब किसने कॉल किया इसे उसके बेसिस पर डिफाइन होगा, लाइक ओ बी जे डॉट गेट नेम, तो कॉल किसने किया ओ बी जे ने किया, तो दिस किसे रेफर करेगा ओ बी जे को रेफर करेगा। ठीक है, अब इसका आउटपुट तो बहुत सिंपल ही था, नेम कॉल हो रहा है, ठीक है। बट अब इसकी जगह पर क्या बना दे, अगर मैं फंक्शन एज एन एक्सप्रेशन और मैं क्या बना रहा हूँ एरो फंक्शन बना रहा हूँ, तो मेरे लिए तो एरो फंक्शन बनाने का मतलब क्या था, हमने क्या बनाया लेट गेट फुल नेम, और मैं वैर ले लूँ वैर गेट फुल नेम इक्वल्स टू अ फंक्शन
और इस फंक्शन ने क्या करना है, रिटर्न तो करना नहीं, कंसोल डॉट लॉग कर रहा है दिस डॉट क्या नेम। तो आप चेक करो यहाँ पर एरर, पहला एरर क्या है, पहला एरर समझो क्या आ रही है, कॉट ओबीजे डॉट गेट नेम इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन ही नहीं। और उसका रीज़न, आपने फंक्शन का रेफरेंस यूज़ किया और आपने बनाया एरो फंक्शन है, तो पहले तो बनाए, बाद में तो बना ही नहीं सकते, पहले ही बनाना पड़ेगा। तो ये हमने पहले ही क्या है डिफाइन कर, काम हो गया। बट क्या वैल्यू आई, नहीं, क्योंकि इस केस में जो इस केस में दिस जो आया होगा, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दिस की वैल्यू प्रिंट कर दो, कि दिस की वैल्यू सेट नहीं आ रही। दिस देखो कौन आ रहा है इस केस में, विंडो है, ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब नॉर्मली फंक्शन ने तो अपना दिस खुद बनाया जिसमें वो नॉर्मली रेफरेंस स्टोर करता है कॉलर ऑब्जेक्ट का। एरो फंक्शंस जब दिस का यूज करते हैं तो वो ये नहीं देखते किसने कॉल किया था, दिस मतलब किसे कॉरस्पॉन्ड करेगा, मुझसे बाहर, मेरे बाहर स्कोप में आओ, तो मेरे बाहर का कॉलर कौन है, विंडो है। तो इसलिए दिस किसको रेफर कर रहा है, विंडो को रेफर कर रहा है। तो विंडो का डॉट नेम तो है ही नहीं ऐसा कुछ, क्लियर है ना। तो यहाँ कंपलसरी क्या यूज करना पड़ेगा, आपको रेगुलर फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। और एल्स ऑब्जेक्ट्स के केस में हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मतलब क्लासेस के केस में थोड़ा आगे जाने के बाद जावास्क्रिप्ट में हम ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमें दिखेगा कि देर आर टू ऑप्शंस, ईदर वी डिफाइन अ रेगुलर फंक्शन और एरो फंक्शन का यूज करें, लेकिन उसमें भी क्या अप्लाई कर दें, बाइंडिंग, ऑब्जेक्ट की बाइंडिंग डिफाइन कर दें। मतलब हम ये कहें कि दिस, मतलब एरो फंक्शन में हम ये डिफाइन करें कि दिस इज बाइंडिंग टू व्हाट द करंट ऑब्जेक्ट है, बट वो बाद में, अभी नहीं, क्योंकि वहाँ हम क्लासेस वगैरह जो कंसेप्ट आएंगे उसके बाद देखेंगे। क्लियर हो गया एरो फंक्शन का यूज। सो एरो फंक्शन अपना दिस डिफाइन नहीं कर रहा, वो अपने पेरेंट का डिव लेता है। गेट फुल नेम कॉल कहाँ हुआ, विंडो में, तो विंडो को दिस कौन किसे रेफर करेगा। अगर यही गेट फुल नेम फंक्शन क्लास के अंदर पड़ा होता तो दिस किसे रेफर करता, क्लास को रेफर। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में ले तो ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग होती नहीं है वैसे जावास्क्रिप्ट। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, एक ही नाम से दो फंक्शन बनाए जाए। फंक्शन कॉल्ड टेस्ट आपने एक बनाया, कंसोल डॉट लॉग टेस्ट कॉल्ड है, और फिर आपने फंक्शन क्या बनाया, अ टेस्ट विद वन आर्ग्यूमेंट है। तो कंसोल डॉट लॉग आई से टेस्ट कॉल्ड एंड द वैल्यू इज व्हाट एक्स, ठीक है, दो फंक्शन बना दी। इसे हम नॉर्मली ओवरलोडिंग कहते हैं, कि एक ही नाम से दो फंक्शन बनाए, आर्ग्यूमेंट्स का फर्क है। बट यहाँ नहीं चल रहा, यहाँ एग्जैक्टली एक ही फंक्शन बन रहा है। एक फंक्शन कौन सा, टेस्ट विद द वैल्यू कॉल्ड एक्स है। चेक करो, मैंने यहाँ पर टी लिखा है तो कंफर्म हो जाएगा। मैं टेस्ट को कॉल कर रहा हूँ, एक भी आर्गुमेंट नहीं दिया, एक भी नहीं दिया, तो फंक्शन फिर भी देखो कौन सा कॉल हो रहा है, टी कॉल हो रहा है। मैं ऊपर वाला कोड कमेंट कर देता हूँ। अब ये टेस्ट दो बारी है, दो बारी कॉल करने पे कॉल कौन सा हुआ, टी कॉल हुआ, एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट, अनडिफाइंड। टी कॉल्ड, वैल्यू ऑफ द एक्स इज व्हाट, अनडिफाइंड। तो ये वाला तो कॉल ही नहीं हो रहा, बिना आर्ग्यूमेंट के तो ये वाला कॉल होना चाहिए था, टेस्ट कॉल आना चाहिए, बट यही कॉल हो रहा है। ओवर राइडिंग में इंपॉर्टेंट क्या है, ओवर राइडिंग यहाँ पर होती नहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक ही नाम से दो फंक्शन बन ही नहीं सकते। अगर आप बना रहे हो तो वो क्या कर रहा है, ओवर राइट ही कर रहा है। पहला टेस्ट बिना आर्ग्यूमेंट का, दूसरा टेस्ट एक आर्ग्यूमेंट वाला, तो भैया हाई वाला चलेगा। हाई वाला मतलब समझना है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट ऊपर डाल लेता हूँ तो भी आउटपुट क्या आ रहा है, सॉरी नॉट हाई वाला, लास्ट वाला ओवर राइट कर देगा। टेस्ट कॉल हो, ये वाला कॉल हो, लास्ट वाला। अब इसको मैं एक आर्ग्यूमेंट दूं तो इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये तो यही वाला कॉल है। तो वैल्यू ओवर हो रही है, जो लास्ट में लिखा जाएगा एग्जैक्टली वही फंक्शन क्या है, कॉल होगा। तो ओवर राइडिंग का कंसेप्ट है नहीं, वो आपको पता है कि अगर आपको एक फंक्शन बनाना है एक आर्ग्यूमेंट वाला, एक बिना आर्ग्यूमेंट वाला, तो यही काम कर देगा ना, क्योंकि इसमें रूल है कि आपको एक आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन बना है तो क्या एक आर्ग्यूमेंट पास करना जरूरी है, नहीं, ये तो बिना आर्ग्यूमेंट के भी कॉल हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आर्ग्यूमेंट्स अगर आप नहीं भी दोगे तो भी काम चलता है, इसलिए ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पर काम आता नहीं। करिंग इन जावास्क्रिप्ट, अब ये है क्या करिंग का मतलब, करिंग को सिंपल वर्ड में कहा जाए तो हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वाला एक फंक्शन, उसको सिंगल आर्ग्यूमेंट में क्या कर रहे हैं
कन्वर्ट करें। बहुत जगह पर ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन, बहुत सिंपल है देखो समझना, तो हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन कॉल्ड ऐड, ठीक है, कितने आर्ग्यूमेंट है, x, y, एक 2 आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन, बट ऑब्वियसली ये नॉर्मली काम क्या कर रहा होगा, x प्लस वाई। इससे पहले एक चीज़ और समझ लो, इससे पहले लेट्स से क्लॉजर प्रॉपर्टी, क्लॉजर प्रॉपर्टी, क्लॉजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जो इनर फंक्शन है वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को रिमेंबर करता है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में इनर फंक्शन मतलब आउटर फंक्शन का स्कोप खत्म होने के बाद भी इनर फंक्शन उन आउटर वेरिएबल्स को क्या रखेगा, रिमेंबर रखेगा, मतलब वो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये भी समझ लो। सो मैं स्कोप डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, लेट्स से कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, x प्लस वाई, और मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर रहा हूँ, लेट्स सी एक फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ। सो अब देखो ऐड फंक्शन ऐड नहीं कर रहा, मतलब मैं एक सिंपल बना रहा हूँ, नॉट ऐड, भूल जाओ, सिंपल एक फंक्शन है विच रिसीव्स 1 प्रॉपर्टी और 2 प्रॉपर्टी, जैसा भी आप करना चाहो, बट दिस फंक्शन रिटर्न्स व्हाट, अनदर फंक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मैं क्या इस कंसोल डॉट लॉग में x को प्रिंट करवाता हूँ। अब ध्यान देना, पहली चीज़ तो ये जो आपका फंक्शन है कॉल्ड ऐड, ये क्या रिटर्न करता है, एक फंक्शन रिटर्न करता है। सो अगर मैं ऐड को कॉल करूँगा तो दैट विल रिटर्न अ वैल्यू, रिटर्न को मैं अपने पास वही रिजल्ट में स्टोर कर रहा हूँ, ऐड विद द वैल्यू कॉल्ड 10। क्या फिलहाल इससे कुछ हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि फिलहाल तो क्या हुआ, ऐड फंक्शन कॉल हुआ, बट उस फंक्शन ने इंटर्न क्या रिटर्न कर दिया, एक और फंक्शन। तो अगर आप रिजल्ट को चेक करोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट में रिजल्ट नहीं पड़ा, क्या पड़ा है, रिजल्ट इज अ एनोनिमस फंक्शन जो क्या प्रिंट कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग एक्स। अब मेरे साथ हम जो सोचते हैं वो ये आता है कि भैया हमने जब ऐड को कॉल किया, वो ऐड उस फंक्शन का क्या था, आर्ग्यूमेंट था। आप उस फंक्शन के अंदर अंदर आप उस आर्ग्यूमेंट का यूज करते हो तो कर सकते हो, लेकिन आप एक फंक्शन रिटर्न कर रहे हो और रिटर्न वाला फंक्शन किसका यूज कर रहा है, एक्स का। तो देखो जरा यहाँ पर, जब मैंने ऐड को कॉल किया और इसने मुझे रिटर्न दे दिया तो ऐड का स्कोप तो खत्म हो गया। अब जब ऐड का स्कोप ही नहीं रहा तो ये 10 वेरिएबल एग्जिस्ट कैसे करेगा रिजल्ट के पास, मतलब फर्स्ट केस में लॉग एक्स प्रिंट आएगा, तो आप देखो लॉग एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्रिंट आएगी। सेव करते हैं, एक्स की वैल्यू 10 आ रही है, फाइन, क्योंकि ये 10 कहाँ से आई, हमने 10 फंक्शन को दिया, फंक्शन ने डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग को यूज़ कर दिया। बट अब इस फंक्शन ने फर्दर एक फंक्शन और कॉल किया, मतलब रिटर्न किया, तो मैं भी इस फंक्शन को क्या करूँगा, कॉल करूँगा, रिजल्ट को कॉल करूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि ऐड का स्कोप तो खत्म हो गया था, अगर ऐड का स्कोप खत्म हो गया तो ऐड के लोकल वेरिएबल एक्स क्या है, लोकल वेरिएबल टू द ऐड फंक्शन है, इसका स्कोप भी खत्म हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, मतलब एडवांटेज, इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को क्या करेगा, रिमेंबर करेगा, इवन दो ऐड का स्कोप खत्म हो चुका है। ऐड के पास का जो लोकल वेरिएबल था, आपका आउटर फंक्शन भी इसे क्या कर रहा है, इनर फंक्शन सॉरी क्या कर रहा है, रिमेंबर कर रहा है, उसने वैल्यू लूज नहीं की, उसके पास वैल्यू क्या है, पड़ी है, उसी वैल्यू को प्रिजर्व रखा उसने और उसी वैल्यू को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब मैं इसी को हल्का सा और मॉडिफाई करूं तो मैं आपको कहता हूं, लेट्स से वो दो फंक्शन, दो आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन ऐड, एक दो आर्ग्यूमेंट ले गया, आप नॉर्मली क्या कर रहे थे, रिटर्न एक्स प्लस वाई। अब मैं इस दो आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन को सिंगल आर्ग्यूमेंट में क्या कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो फंक्शन कॉल्ड सम रिसीव्स 1 आर्ग्यूमेंट, एक ही रिसीव करेगा, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एक और फंक्शन रिटर्न कर रहा है, वो एक और आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है कॉल्ड वाई, और यहां मैं अब रिटर्न क्या कर रहा हूं, एक्स प्लस क्या है, सम फंक्शन को देखा जाए तो वो कितने आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है, एक ही कर रहा है। इसका मतलब जब सम फंक्शन को कॉल करूंगा, रिजल्ट 1, रिजल्ट को कॉल कर रहा हूं, ले रहा हूं मैं, और सम को कॉल कर रहा हूं, तो एक ही आर्ग्यूमेंट देना 10, बट ये 10 किसके पास गया, लोकल वेरिएबल था सम का। लेकिन कॉल इंटरनली कौन हो रहा है, इनर फंक्शन हो रहा है, इनर फंक्शन कौन आ गया हमारे पास, अब रिजल्ट है।
तो यानी जब मैं रिजल्ट को कॉल करूंगा, रिजल्ट को कॉल करूंगा, रिजल्ट को देखो, रिजल्ट को कॉल कर रहा हूँ, एक और आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ कॉल 20, क्योंकि सम ने रिटर्न एक फंक्शन किया था ये वाला, और ये फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट मानता है कॉल्ड वाई, तो मेरी वाई की वैल्यू क्या है 20 है। बट क्या हमने कहा इस रिजल्ट के पास ये 10 स्टोर होगा? यस, क्योंकि 10 क्या है, इनर फंक्शन का एक वेरिएबल है जो आउटर फंक्शन के वेरिएबल की वैल्यूज को क्या करेगा, प्रसिस्ट करेगा। इवन दो सम की कॉलिंग हो चुकी है, सम का स्कोप खत्म हो गया, सम ने रिटर्न करना था फंक्शन, उसने कर दिया है, लेकिन फिर भी वो इसके इनर वेरिएबल्स की वैल्यू को रिमेंबर करेगा। तो रिजल्ट के पास x की वैल्यू स्टोर्ड पड़ी है, y हमने उसे आर्ग्यूमेंट में भेज दिए, तो इस बारी इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में y गया, और पिछला मेरे पास क्या था, वैल्यू थी कॉल्ड 10, तो कंसोल डॉट लॉग का चेक करके देखो क्या आएगा, फाइनल, फाइनल की वैल्यू क्या है 30 है, मतलब वैल्यू मेरे पास क्या पड़ी थी, प्रिजर्व पड़ी थी। हमने इस कंसेप्ट में जो अप्लाई किया, अप्लाई तो क्लोजर प्रॉपर्टी किया ना, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को समझा था। बट अगर देखा जाए तो ये वाला कंसेप्ट जो अभी हमने किया, कि हमने क्या किया, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वाले फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, बाय कैसे, बाय रिटर्निंग व्हाट, अ फंक्शन। इसी कंसेप्ट को हम क्या कह रहे हैं, करिंग कहते हैं। ठीक है, करिंग बेसिकली नाम साइंटिस्ट से बना जिसने एक्चुअली करिंग वाला कंसेप्ट लाया था। ठीक है, तो करिंग का नाम उनके नाम से है, बट एग्जैक्टली करिंग का काम क्या था, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन को सिंगल आर्ग्यूमेंट में क्या करना, कन्वर्ट करना। और उसमें हमने कहा इंपॉर्टेंटली एक प्रॉपर्टी क्या थी, क्लॉजर प्रॉपर्टी। अगर क्लॉजर प्रॉपर्टी ना होती, अगर इन फंक्शन आउटर के वेरिएबल्स को स्कोप में ना रख पाता, तो फिर करिंग अप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। सीरीज ऑफ फंक्शन, अगर 3 आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन होता तो मैं कहता कि ऐड एक आर्ग्यूमेंट रिसीव करे, वो रिटर्न एक फंक्शन करे, और ये फंक्शन इंटर्न क्या रिटर्न करे, एक और फंक्शन करे। जितने आर्ग्यूमेंट है आप उतने रिटर्न वाले फंक्शंस क्या है की चेन बना। क्लियर हो गया? करिंग इन जावास्क्रिप्ट, hoisting in JavaScript, the closure property in what, the JavaScript, and the overloading concept in what, the JavaScript.